नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 14 फरवरी 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। ये डिस्कशन के अंदर हम देखते हैं कि पहला आर्टिकल हमारा कौन सा है। तो फर्स्ट पेज के अंदर आपका ये जो आर्टिकल सब देखता है, ये सब आपको नहीं देखने की जरूरत है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से संबंधित है। तो हमें पॉलिटिक्स वाला आर्टिकल से दूर ही रहना है, ठीक है। क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ते हैं, ना कि पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, हम पॉलिटी पढ़ते हैं, ना कि पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। हमें पॉलिटिक्स के कोई मतलब नहीं होते, हम पॉलिटी से मतलब रखते हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल में पहला जो आर्टिकल है इस न्यूज़पेपर के अंदर, ये आपको जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमिक्स से इसको लिंक कर सकते हैं। ये जो है एलआईसी जो कंपनी है, एलआईसी, यह शेयर मार्केट में पहली बार अपना आईपीओ लेके, अपनी शेयर लेके आ रही है। तो आईपीओ के लिए सेबी में क्या किया है, आवेदन किया गया है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में आईपीओ का मतलब समझाऊंगा, सेबी का मतलब समझाऊंगा, कैसे ये काम करती है इसका मतलब समझाऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नोट्स की तरफ चलते हैं। पहला वर्ड आईपीओ का मतलब आप समझिए, आईपीओ, ठीक है। आईपीओ क्या होता है? ये शेयर मार्केट है, शेयर, ठीक है, शेयर बाजार है। ये शेयर बाजार क्या होता है? शेयर बाजार ये समझिए, शेयर बाजार होता है कि शेयर जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा कंपनी है, मान लीजिए कि ए जो है हमारा कंपनी है, इसमें हमें लगा कि मेरे पास अभी जो पूंजी है उससे हमारा जो चल रहा है बिजनेस, उसमें हम चाहते हैं कि बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं। जब हमें बिजनेस की बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें क्या करना चाहिए? पूंजी चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए। तो पूंजी हमें कहाँ से मिलेगा? हम तो एक तो बैंक से ऋण ले सकते हैं, या फिर हम चाहे तो अपना अंश बेच सकते हैं। मतलब मैं अपने किसी को शेयर बेच के, मतलब एक तरह से पार्टनर बना ले, जिससे कि वो हमारे यहाँ पे आए और मेरा जितना शेयर करेंगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जितना होगा हम बांट के करेंगे, ठीक है। तो ये अपना अंश, अंश मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि 100% कंपनी की अंश है, कंपनी चाहिए कि मैं अपना 10% अंश बेचूंगा, मतलब शेयर बेचूंगा, ठीक है, शेयर मार्केट में बेचूंगा। तो उसी से संबंधित है, इसी को बोलते हैं। इसको बेचने के लिए जो एक मार्केट प्रोवाइड किया जाता है, उसी मार्केट को बोला जाता है शेयर बाजार, ठीक है। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अब समझिए ये शेयर बाजार में क्या है कि कंपनी लिस्टेड होती है और जो परचेज करने वाले होते हैं, आपको डीमैट अकाउंट खुलवा के आप भी जाके यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी का शेयर आप ले सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, शेयर को सूची करना पड़ता है, मतलब कि लिस्टेड करना पड़ता है कंपनी को। अब मान लीजिए कि अभी तक कोई कंपनी है, कंपनी नंबर जेड एक्स, ठीक है, एक्स जो कंपनी है वो अभी तक अपना शेयर नहीं बेची है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अभी तक कंपनी अपना शेयर नहीं बेची है। कंपनी क्या की है, अभी तक अपनी पूंजी पे काम कर रही है, वो उनको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत अभी नहीं है, वो अपना बिजनेस बढ़ाना नहीं चाहती। तो अब ये कंपनी चाहती है, ठीक है, अभी तक इन्होंने नहीं किया, लेकिन अब इनका मन बन गया कि हम भी दूसरे की तरह बड़ा आदमी बने, ठीक है। मैं समझाने के लिए वर्ड यूज़ करूँगा, इसको समझिएगा। बड़ा आदमी बने तो इनको क्या चाहिए? पूंजी चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जब इनको पूंजी चाहिए तो बिजनेस के लिए क्या करेंगे? रजिस्टर करने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पे तो रजिस्टर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रजिस्टर जो करना पड़ेगा वो सेबी के तहत करना पड़ेगा, ठीक है, सेबी। हम आएंगे इस पिक्चर पे, फिर से हम आपको सेबी समझाते हैं। सेबी वर्ड का एक एक वर्ड का मतलब समझिएगा, ठीक है। ये सेबी क्या होता है, ठीक है। सेबी देखिए, जिस तरह से आपने देखा होगा बैंकिंग सिस्टम को, बैंक को चलाने के लिए, बैंक को हेड करने के लिए जो बनाया गया है संस्था, उसको हम बोलते हैं आरबीआई। आरबीआई आरबीआई क्या करती है? बैंकों को रेगुलेट करती है, राइट, बैंकों को बनाती है। बैंकों को रेगुलेट करना आरबीआई का काम होता है। उसी तरह से जो प्रतिभूतियां होता है, शेयर बाजार होता है, उसको भी तो रेगुलेट करने के लिए कोई चाहिए, कोई संस्था तो चाहिए। वही संस्था होता है सेबी। वो जिस तरह से बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई, उसी तरह से प्रतिभूति जो शेयर बाजार है उसको रेगुलेट करने का काम होता है किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, ठीक है। हम आएंगे इसके फैक्ट पे आएंगे, अभी मैं आपको पिक्चर समझाना चाहता हूँ। ये सेबी हो गया, ठीक है, ये सेबी का आपका काम हो गया। ये शेयर बाजार आरबीआई इसको करती है। नेक्स्ट, इसको आरबीआई नहीं करती है, इसको सेबी करती है प्रतिभूतियों को। मैंने आपको समझाने के लिए आरबीआई का एग्जाम्पल दिया था। चलिए अब हमने देखा कि ये जो एक्स कंपनी है, ये कंपनी क्या करेगी? सेबी में अपना रजिस्टर करेगी। तो ये रजिस्टर करके क्या करेगी? यहाँ पे लेके आएगी। तो पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा के आप यदि से बाजार में लेके आओगे चीज़ें बेचने के लिए, फर्स्ट टाइम यदि आते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार, फर्स्ट टाइम, तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर लेके शेयर बाजार में बेचने के लिए आएगी और रजिस्ट्रेशन करवाएगी, तो
उसको हम बोलते हैं आईपीओ, क्योंकि अभी तक ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं था। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित जो आपको एग्जाम में आ सकता है। कॉन्सेप्ट जो था, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट यदि आपने समझ लिया आपका पिक्चर खत्म है। देखिए, पूंजी जुटाने के लिए कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, ठीक है, जिसमें अब वो क्या करती है, अपने तौर पे अंशों को सार्वजनिक करती है, ऑफर देती है। ये इसमें नए कंपनी और पुरानी कंपनी भी हो सकती है, जैसे एलआईसी आपने देखा था। एलआईसी बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन फिर से ही इन्होंने आईपीओ अपना लाना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ पे लेके आएगी, शेयर बाजार में। शेयर बाजार में क्या होती है, खरीदना और बेचना होती है। ठीक है, प्रारंभिक बोला जाता है, इंटरनल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पब्लिक को फर्स्ट टाइम वो ऑफर किया जाता है, पहली बार। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, नए शेयर जारी किया जाता है। आईपीओ जो होता है, बाद में कंपनियों का शेयर का खुला बाजारों में कारोबार करती है। बस आपने एक बार रजिस्टर कर लिया, अब आप चाहे तो कभी भी आके अपना शेयर बेच सकते हो, उसको फिर से आपको आईपीओ की लाने की जरूरत नहीं है। एक बार किसी ने बेच लिया, उसके बाद दोबारा ये आईपीओ नहीं आएगा, राइट, उस कंपनी का। चलिए अब हम देखते हैं एलआईसी के बारे में। भारतीय जीवन बीमा बैंक, ये एलआईसी जो है वो बीमा कंपनी में सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, और इसका जो निवेश है सबसे बड़ा निवेश कंपनी भी है। यहाँ पे निवेश भी बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, आप में से कई ने एलआईसी करवा रखे होंगे। इसकी स्थापना 1956 में किया था, संसद के द्वारा भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित करके किया गया था। ठीक है, इसकी मुख्यालय मुंबई के अंदर है। यह नवीनतम और लाभदायक नीति लाते रहते हैं, नवीनतम और लाभदायक नीति रहते हैं। और ये आमतौर पे जो है एलआईसी वो पॉलिसी मार्क में एक बेंच मार्क की तरह, बेंच मार्क के मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट कड़ी के रूप में है, लोग इसको देखते हैं और समझते हैं। अब हमने आपको सेबी के बारे में बताया था, सेबी क्या होता है, आपको पता चल गया होगा कि सेबी का फंक्शन क्या होता है। सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड होता है, उसका फुल फॉर्म सेबी का। इसको जो लाया गया था वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत लाया गया था। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को स्थापित किया गया। यह एक वैधानिक निकाय है। अब देखिए, फिर से समझिए, एक एक वर्ड का मतलब समझिएगा। यूपीएससी के अंदर आपने कीवर्ड का डिफिनेशन समझ लिया, यदि मतलब समझ लिया तो यूपीएससी आपके लिए, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, एक वर्ड होता है संवैधानिक, संवैधानिक निकाय। एक वर्ड होता है वैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय। देखिए, संवैधानिक निकाय जो होता है वो संविधान के द्वारा जो बनाया गया हो। ठीक है, संविधान में संशोधन करके या से जब संविधान बना था उस समय यदि बनाया गया हो, उसको हम बोलते हैं संवैधानिक। जैसे यूपीएससी हो गया, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, ये सब कैग हो गया, ये सब क्या है, संवैधानिक निकाय है। लेकिन जो कानून के द्वारा बनाया गया, वैधानिक मतलब विधि, विधि मतलब कानून, लॉ के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती है, कानून के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं वैधानिक निकाय, राइट। तो ये जो सेबी है वो कानून के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए, ये जो प्रतिभूति बाजार जो है उसमें क्या करती है, इनका उद्देश्य क्या होता है, ये मूल रूप से कार्य करती है प्रतिभूतियों को निवेश करने वाले जो निवेशक होते हैं उनके हितों का रक्षा करते हैं, कहीं यहाँ पे हेरा फेरी धोखाधड़ी ना हो जाए, प्रतिभूतियों को विकास कैसे हो, उत्पन्न कैसे हो, कैसे इसको सुचारू रूप से चला जाए, ये सारे इनका कार्य होता है। ठीक है, तो हमने इसको डिस्कशन कर लिया। चलिए न्यूज़पेपर की ओर चलते हैं। अब न्यूज़पेपर में इसको हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अब इसको पढ़ना होगा तो एक बार पढ़ के आप नोट्स देख लीजिएगा, होगा तो मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो आप बुधा एस अकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यह पॉलिटी से संबंधित है, जीएस पेपर 2 का। देखिए, हाल में जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है उसमें से एक उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बोला है कि यदि हमारी सरकार जीतती है तो हम नागरिक संहिता लेके आएंगे। ठीक है, पहली वर्ड उन्होंने बोला है कि समान नागरिक संहिता लेके आएंगे। अब इसका सबसे पहला चीज़ें हो जाता है कि समान नागरिक संहिता होता क्या है। ठीक है, इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। समान नागरिक संहिता क्या है, चलिए आइए। समान नागरिक संहिता जो होता है यह होता है, इसमें संविधान के द्वारा अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि समान नागरिक संहिता होगा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। अब समझिए समान नागरिक संहिता, जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, जो आपके लिए कानून होगा, नियम होगा। ऐसे तो नियम है, लेकिन किस मामले में, दहेज के मामले में, शादी के मामले में, तलाक के मामले में, वो समान होगा, वो चीज़ें समान होगा।
तो इसका मतलब है कि अभी तक तो समान नहीं है, इसलिए बात की जाती है। जी, आपने सही पकड़ा कि अभी तक ये चीज़ें समान नहीं है। अभी तक मुस्लिम जो धर्म है, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू जो धर्म है, हिंदू पार्स सिविल लॉ, हिंदू सिविल लॉ है जिसके तहत हिंदू वाले मानते हैं, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इसके अंतर्गत ये कानून को मानते हैं, इस लॉ को। और एक पर्सनल लॉ है जिनको आपको देख सकते हैं मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदाय इसको मानते हैं। तो मतलब कि सभी के लिए अलग अलग है, दोनों सभी समुदाय के लिए कानून अलग अलग है। उसी कानून को एक करने के लिए ये कानून लेके आया जा रहा है, ठीक है। ये कानून की बात की जाती है। इसमें क्या होता है कि समान कानून होगा, किसी भी जाति से हो या किसी भी धर्म से क्यों ना आप हो, एक समान जाति होगा, ठीक है। यह भारत के समस्त जो राज्य क्षेत्र है उसमें समान नागरिकता संहिता का बारे में बात करती है। आर्टिकल 44 क्या बात करती है कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए, ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, जिसमें कौन कौन से मुद्दे आ सकते हैं, शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे, ये सब क्या आते हैं, ये नियम आते हैं। सभी धर्मों के लिए नियम अभी प्रेजेंट में अलग अलग है, लेकिन आपको क्या बात की जाती है, इसको समान करने की बात की जा रही है, ठीक है। संपत्ति, विवाह और तलाक के नियमों हिंदू, मुस्लिम, सिख को लिए अलग अलग चीज़ें दी गई है। तो सिंपल भाषा में समझिए कि अभी तक जो कानून है वो एक तरह से नहीं है। हिंदू वाले हिंदू पार्सल लॉ जो है, हिंदू सिविल लॉ, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन ये मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी ये अलग कानून को फॉलो करते हैं। चलिए आर्टिकल की ओर लौटते हैं। तो इस आर्टिकल में वही कहा गया है। इस आर्टिकल में एक वर्ड और यूज़ किया गया है, वो यूज़ किया गया है समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। देखिए, अब मैं आपको पहले अनुच्छेद 7 बताता हूँ। अनुसूची 7 क्या है? अनुसूची 7 जो है वो बताता है उसके बारे में, 3 लिस्ट के बारे में बताता है, ठीक है। ऐसे तो 4 है, लेकिन मैं लोग सब देख सकते हैं। केंद्र सूची, पहले केंद्र सूची देख लीजिए। केंद्र सूची, राज्य सूची, राज्य सूची हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो समवर्ती सूची, ठीक है। केंद्र सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ठीक है। केंद्र सूची पे कौन कानून बनाएगा? केंद्र, ये वर्ड से ही आपको डिफाइन है। राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएगा, राज्य, कभी कभी केंद्र भी बना देता है, लेकिन राज्य कानून बनाएगा इस पे। समवर्ती सूची पे कौन कानून बनाएगा? समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, ठीक है। आप समझते चलिएगा, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकता है। लेकिन यदि केंद्र और राज्य के बीच में कोई कानून को लेकर विवाद होगा, ठीक है, एक ही मान लीजिए कि शिक्षा है, शिक्षा पे कोई कानून बन गया जो राज्य भी बना दिया और केंद्र भी बना दिया, तो उस तौर पे केंद्र के कानून को माना जाएगा, सर्वोच्च दिया जाएगा, ठीक है। तो यही है समवर्ती सूची में क्या किया गया है, अनुसूची 3 में क्या किया गया है, अनुसूची 7 में क्या दिया गया है? 3 सूची दिया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची पे केंद्र राज्य दोनों कानून बनाएगी। जब एक कानून के बीच टकराव हो जाए, कि कोई भी कानून के बीच जो समवर्ती सूची का विषय है उसमें यदि हो जाए, तो केंद्र के कानून को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है राज्य के मुकाबले, ठीक है। तो ये यही कहा गया है कि समान नागरिक संहिता जो है वो समवर्ती सूची की बात की गई है, इसलिए ये राज्य के मुख्यमंत्री है ये बताया कि हम अपने राज्य में इस चीज़ों को बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर है। देखिए, ये पुलिस को लेकर आधुनिकीकरण की बात की जाती है। तो हमने आपको बताया था कि जो नीति आयोग के जो CEO थे, पहले 2-3 दिन पहले ही आर्टिकल आया था, इन्होंने ही बात की थी कि आधुनिकीकरण किया जाए, जिससे कि हमारे जो पुलिस है, पुलिस जो होती है वो जनता के सबसे नज़दीक होती है। जैसे ये पब्लिक है, इस पब्लिक के नज़दीक कौन होगा? पुलिस ही तो होगा। पुलिस किसके लिए? वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। ये पुलिस ही तो काम करती है इसके लिए, ठीक है, पुलिस, ओके। तो इसको केंद्र सरकार के द्वारा ये बजट दिया गया था, जिसके तहत 2025 तक ये रखा गया है कि इनको आधुनिकीकरण किया जाए, इनको आधुनिक उपकरण प्रदान किया जाए, जिससे कि इनकी जो क्वालिटी है, इनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। और इनकी गुणवत्ता बढ़ेगी तो हमारे यहाँ पे अभी क्या है, साइबर क्राइम ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इस हिसाब से इनको ट्रेन करने की बात की जाती है, क्योंकि नहीं तो ये पुराने जो चीज़ें हैं उनको ही ये सीख के रखे हैं। नए नए तरह का जो अपराध होता है इनके बारे में उनको इतना ज़्यादा समझ नहीं होता है। उस समझ के लिए इनको क्या करना चाहिए, इनको डेवलप करने की बात की गई है।
चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इसको आप जीएस पेपर 4 के एथिक्स से लिंक कर सकते हो। एक्चुअली ये जो आर्टिकल है ना, ये आप एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं लोकतंत्र के बारे में यदि डिफाइन करना हो, या फिर आप चुनाव के बारे में, चुनाव सुधार के बारे में बात करते हैं। देखिए, उड़ीसा का एक गांव है, ठीक है, सुंदरगढ़। ये सुंदरगढ़ जो गांव है, सुंदरगढ़ जिले के अंदर, ठीक है, मालूपाड़ा, मालूपाड़ा जो गांव है, मालूपाड़ा गांव में एक बहुत ही अच्छी एक चीज़ें प्रैक्टिस की गई है। वो चीज़ें जो प्रैक्टिस की गई है कि ग्राम सभा का जो चुनाव होता है, पंचायत का जो चुनाव होता है, उस चुनाव के लिए इनके जो भी उम्मीदवार होंगे उनको इन्होंने परीक्षा लिया, एग्ज़ाम लिया। इन्होंने एग्ज़ाम के तहत पूछा कि आप जो पंचायत के उम्मीदवार बनने चाहते हैं उसके लिए 5 उद्देश्य बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है, 5। उसके बाद आप पंचायत बनने के लिए 5 साल में क्या क्या करेंगे, इनको मैनिफेस्टो देना पड़ेगा कि हम क्या क्या करना चाहेंगे। उसके बाद है, आपने चुनाव से पहले समाज के लिए कितना काम किया है। ये सही बात है कि देखिए, कोई भी उम्मीदवार होता है, आ जाते हैं, आपने पहले कितना काम किया है ये तो दिखाइए कि आपने काम किया है या नहीं किया है। तो आप पहले कितना पास्ट में काम किए इसको दिखाइए। ये सारी चीज़ें किया गया था। उसके बाद है कि चुनाव जीतने के बाद के घर घर घूमने जैसे वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं, तो उनको ये सारे सवालों का, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे जवाब मांगा गया है। आप ग्रामीण समस्या को लेके एक कमेटी बनाई, कमेटी इसको एग्जाम ले रही है, इसके तहत ये बात की जा रही है। तो 8 प्रत्याशी इन्होंने दिए थे, जिनमें से 3 प्रत्याशी को उत्तीर्ण किया गया। समझिए 5 तो निकल गए ना, तो कंपटीशन कितना हो गया। तो अब देखिए, इसी से विकास होता है। अब ऐसा उम्मीदवार आया है जो जेन्युइनली कुछ करना चाहता है, जो ऐसे जो हमारे लोकतंत्र है वो यही तो अपॉर्चुनिटी देना चाहता है कि जो उस लायक हो उसको लाओ, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि जाति के नाम पे वोट होता है, धर्म के नाम पे वोट होता है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट होता है। तब तो हमारा 75 साल हो गया, हमारे गाँव का क्या हाल है ये देख लीजिए, हमारे शहरों का क्या हाल होता है ये देख लीजिए। पता नहीं होता, पहले सड़क बना देते हैं, उसके बाद याद आता है कि नाला भी बनाना है यहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप समस्या देख सकते हैं कि यही समस्या तो हमारे यहाँ पे जटिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सारी चीज़ों के तहत क्या मिलता है, जनता को घर मिलता है, लेकिन उसके लिए आप पहले क्या करो, उसको 10,000 20,000 रुपया आपको भ्रष्टाचार के रूप में देना पड़ेगा, घूस के रूप में। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए यदि आप प्रतिनिधि को अच्छे चुनते हैं तो उससे विकास जेन्युइन है। तो ये आप एक्चुअली एथिक्स में नोट कर सकते हो, एसए में कोट कर सकते हो, अपने जीएस पेपर में भी अनुसार से कोट कर सकते हो। इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, तो मैं चाहा कि इसको डिस्कस कर लूँ। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, ये पॉलिटिक्स वाला पेज है, इसको हटाइए, ठीक है। चलिए, ये इशू चल रही है, तो अभी इशू के लेके हिजाब वाला, तो आपको ज़्यादा नहीं देखना है हिजाब वाला, एक बार समझ लीजिए आर्टिकल 25 है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आता है और आप मैगजीन पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से इसको कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। ये आधुनिकीकरण, पुलिस की आधुनिकीकरण की बात की जाती है कि केवल तकनीकों और संसाधनों से लैस नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको मदद में और उच्च गुणवत्ता वाले जो चीज़ें हैं, लैब उनको विकसित किया जाए, उनको प्रदान किया जाए। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए, इसमें जो राइटर है केसी त्यागी, इनका कहना है कि गोवा की जो मुक्ति है, ठीक है, गोवा का मुक्ति जो हुआ था वो 19 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। अब हम समझते हैं 19 दिसंबर 1961 से पहले गोवा किसके पास था। गोवा उससे पहले अभी तक ये पुर्तगाली के कब्जे में था, ठीक है। पुर्तगाली जो था पहली बार 1497 में इस पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद है जो यूरोप का उपनिवेश बन गया था, यहाँ पे पहला जो था चौकी स्थापित की गई थी, पहली फैक्ट्री केरल के अंदर स्थापित की गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुर्तगाली जो है 1510 में इसने क्या किया था, अपने गोवा को कब्जा कर लिया था, गोवा पे शासन करना स्टार्ट कर दिया था। बाद में जाके इसकी जो अलग होती है, स्थापना होती है, वो 1961 में होती है। तो इस चीज़ों को याद रखेंगे कि गोवा जो है पहले क्या हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता। पहले ये आज़ादी के समय गोवा हमारा राज्य नहीं हुआ करता था, हमारे क्षेत्र में नहीं था, ये पांडिचेरी के अंदर ही था, सॉरी पुर्तगालियों के अंदर ही था। लेकिन बाद में इसको 1961 में इसको भारत का पार्ट बना लिया गया। उसके बाद इसको क्या किया गया कि कुछ दिनों तक केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो इसमें नेहरू जी का कोट किया जाता है। नेहरू जी का मानना था कि कोई धोखा में ना रहे कि हम वहाँ फौजी की कार्रवाई करेंगे। ये बोलते थे कि हम वहाँ पे धोखा नहीं है कि हम वहाँ पे जाके फौजी कार्रवाई करके उनसे गोवा छीन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका जो नेतृत्व किए थे, इसके हिसाब से राम मनोहर लोहिया जो थे, वो 1946 में गोवा मुक्ति
संग्राम जो है उसके लिए नेतृत्व किए थे, गोवा मुक्ति संग्राम के लिए, राइट। तो यही आर्टिकल था, इसमें यही चीज़ें पॉइंट निकल के आती थी जो हमने डिस्कस कर लिया, खास नहीं है ज़्यादा। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं कि सामूहिक रूप से प्रयास में पहल करनी चाहिए। यूक्रेन वाला जो इशू है, यूक्रेन वाला इशू हम एक अलग सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूक्रेन इशू को, और उसमें हर एक डायमेंशन को कवर करने का कोशिश करेंगे, इसलिए इस इशू को हम अभी पेंडिंग करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है भारत और इजराइल के संबंधों के 3 दशक हो गए हैं, तो 30 साल पूरा हो चुका है भारत और इजराइल के बीच में। तो इसी से संबंधित आर्टिकल है, इसको जीएस पेपर 2 के आप IR से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ये इंडिया और इजराइल के बीच में। पहले हम मैप देख लेते हैं, ये है इजराइल, ठीक है। ये बीच में जो है ये इजराइल का पार्ट नहीं है, वेस्टर्न जो आप देख रहे हो ये इजराइल का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पार्ट है ना ये इजराइल है, ठीक है। ये जो है भूमध्य सागर है, यहाँ पे जॉर्डन देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे सीरिया देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो होगा वियतनाम, और यहाँ पे लीबिया है, ठीक है, लिबनान। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये इसका मैप है गोवा का, इजराइल का। चलिए अब इनका हम संबंध के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। भारत और इजराइल जो है यह ब्रिटेन काल में जो था, ब्रिटिश काल का, इन दोनों का उपनिवेश था। इजराइल पे ही ब्रिटेन ने दोनों पे ही कब्जा करके रखा था, लेकिन दोनों मुक्ति होने के बाद दोनों दो रास्ते पे चलना स्टार्ट किए, एक साथ हुए लेकिन दोनों दो रास्ते पे। एक जो है भारत जो है वो भारत नैम के साथ चला। नैम क्या होता है? नैम जो है वो जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध जो चल रहा था, ठीक है, शीत युद्ध जो चल रहा था, कोल्ड वॉर, उसके शीत युद्ध के दौरान दो पक्ष हुआ करता था। एक पक्ष था USSR जो अभी के टाइम में रसिया है, एक था USA। तो ये दोनों गठ में पूरी विश्व बटी हुई थी, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ें बन के आया, वो है नैम, ठीक है, नॉन अलायंस मूवमेंट मतलब कि हम गुट निरपेक्ष नहीं रहेंगे, हम किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे, हम बैलेंस रहेंगे, हम किसी के हित में नहीं जाने वाले हैं, हम एक अलग तरीके से रहेंगे, ना आपके साथ रहेंगे ना आप उनके साथ रहेंगे, ना इनको गलत बोलेंगे ना इनको गलत बोलेंगे, मतलब न्यूट्रल रहेंगे हम, ठीक है। तो ये नैम बन के आया, भारत नैम के साथ चला गया, लेकिन इजराइल वहीं कहाँ पे चला गया, जो है वो USA के पक्ष में चला गया, और यूरोपीय देश के साथ वो संबंध घनिष्ठ हो गया और आगे बढ़ता गया। भारत के साथ इनका 1980 के दशक तक उतनी ज़्यादा सार्वजनिक रूप से दोनों दूरी बनाए हुए थे, दोनों को एक साथ नहीं था, लेकिन इनके व्यापारिक जो द्विपक्षीय संपन्नता है वो दोनों के बीच में आगे बढ़ता गया, और 1992 में आप देख सकते हैं दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो गया, लगातार संबंध बढ़ते हुए। ये जो भारत और इजराइल के बीच में रक्षा क्षेत्र में और कृषि में अद्वितीय संबंध का एक स्तंभ माना जाता है, रक्षा और अद्वितीय। भारत और इजराइल के बीच में सहयोग का जो क्षेत्र है वो कहाँ पे सहयोग है। अब इजराइल की जो तकनीकी नीति है, ठीक है, लचीलापन जो निर्यात नीति है, उससे भारत और उनके बीच में ज़्यादा है, क्योंकि भारत को क्या चाहिए, भारत की जो मांग है उसको मांग को पूरा करता है ये, ठीक है। हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है, तो तकनीकी इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तकनीकी में आप देख सकते हैं कृषि के लिए तकनीकी देते हैं, रिसाइकल करना हो तो रिसाइकल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जैव के लिए, और बहुत सारे हथियार हम भी इससे लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे हथियार हम इजराइल से खरीदते हैं, ठीक है। तो ये भी इजराइल हमें हथियार के रूप में ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है इजराइल के लिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत और इजराइल के बीच में भारत भी क्या करता है, आतंकवाद के विरोध खड़ा होता है, और इजराइल भी भारत के आतंकवाद के विरोध खड़ा होता है। तो दोनों एक ही मुद्दे पे एक ही साथ खड़ा रहता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया इनके लिए, ओके। नेक्स्ट जो है भारत, अब क्या है, भारत USA के पक्ष में ज़्यादा झुकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। जब USA के पक्ष में ज़्यादा झुका हुआ दिखाई देता है, तो मान लीजिए कि ये है दोस्त, ठीक है, अब मैं भी इन्हीं के दोस्त बन रहा हूँ, ये भी इनके दोस्त, तो दोस्त के दोस्त ही हो जाएंगे ना, तो सब तो भाई हो जाएंगे, सब दोस्त हो गए। तो उसी तरह से USA क्या हो चुका है, USA के साथ दोस्ती होने के साथ इजराइल के साथ भी हमारा दोस्ती ज़्यादा हो गया, और पर्यटन के रूप में भी ये चीज़ें इमर्ज होके आती है। आप देख सकते हो 30 से लेके 30-35 हज़ार जो वो है पर्यटक है, वो व्यापारिक पर्यटक भारत में आते हैं, ठीक है, व्यापार करने के लिए, यात्रा करने के लिए। अब मतभेद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इशू क्या है हमारा इन दोनों के बीच में। मतभेद जो है वो ईरान का इशू है। देखिए ईरान का जो पोर्ट है चाबहार, हम चाहते हैं उस चाबहार के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुंचा जाए, ठीक है, मध्य एशिया तक पहुंचने की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो इजराइल है, इजराइल का और ईरान का कभी बनता नहीं है।
इजराइल वो जो है अस्तित्व पे ही खतरा बताता रहता है ईरान के लिए, ठीक है। तो इसके लेके जो हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा चाबहार पोर्ट सबसे ज़्यादा मुद्दे का विषय होता है। हमारा जो इजराइल के साथ जो संबंध है ईरान के साथ, वो इनको सही नहीं लगता, समझ गए। उसके बाद है अरब जगत में विभिन्न क्षेत्रों में इजराइल जो है वो अंतर्देशीय मतभेद के रहता है। भारत जहां महत्वपूर्ण हित में विद्वान होता है अरब जगत में, मतलब अरब सागर में। वही संयुक्त राष्ट्र में आप देख सकते हो भारत के द्वारा किया गया यूसेलास पे जो अमेरिका के जो कदम के विरोध था, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं हमें दोनों से अलग करता है चीन के पक्ष में। अब देखिए हमारा चीन के साथ दुश्मनी है, ठीक है, दुश्मनी नहीं बोल सकते अब, हमारा और चीन का बनता नहीं है, दोनों के बीच में टकराव होती है बहुत ज़्यादा इश्यू पे। लेकिन इजराइल जो है वो चीन के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार करता है, व्यापारिक भागीदार सबसे बड़ा इजराइल ही है, ठीक है, जहाँ प्रौद्योगिकी के रूप में देख सकते हो, निवेश के संबंध में देख सकते हो, ये चीज़ें हैं। उसके बाद है पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान के बीच में वही चीज़ें नहीं बनता है, लेकिन वहीं इजराइल उसके साथ कहीं ना कहीं निहित होता है, उनमें वो लीची दोनों के बीच में विद्वान होते हैं। तकनीकी रूप से जो हस्तांतरण करने की बात होती है, टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर नहीं करता, लेकिन भारत में जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि स्वदेशी अपनाए यहाँ पे, तो देखिए अब हम अपनी सामान अब खुद बनाने लगेंगे। देखिए एक व्यापारी रूप से सोचिए, पूरा देश इकोनॉमिक्स पे चलता है, व्यापारी रूप से सोचिए। अब मान लीजिए कि हम कोई भी चीज़ें यदि बनाना स्टार्ट करेंगे अपने पास ही, मतलब मान लीजिए कि अभी तक आप हो, ठीक है, आप मोबाइल कंपनी थे, ठीक है, लेकिन हम मोबाइल आपसे ख़रीदा करते थे, लेकिन अब हमने फैसला लिया कि मोबाइल हम खुद बनाएंगे। तो क्या मैं आपसे खरीदूंगा? जी नहीं खरीदूंगा। नहीं खरीदूंगा तो आपका क्या होगा? लॉस होगा। आपका लॉस होगा तो आपके मेरे बीच में दुश्मनी होगी ना, मतांतर होगा ना। वही चीज़ है, भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला उससे तहत यही है। उसके बाद है, हमने कल ही डिस्कस किया था शनिवार को कि मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है। मुक्त व्यापार मतलब दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लेके मुक्त व्यापार समझौता की बात की जाती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, ये पेज है, ये आर्टिकल है 5G से संबंधित, 5G को लाने के संबंधित है कि बहुत ज़्यादा 5G का नीलामी होने वाला है भारत के अंदर और 5G आ सकता है। तो इसमें यही है कि 5G दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड से ये स्पीड से बढ़ेगा। जो 4G चलता है 4G से 10 गुना स्पीड चलेगा। मतलब समझिए आप 4G का कितना मजा ले रहे हैं, उससे ज़्यादा 4G से ज़्यादा ही स्पीड रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए 5G के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 5G होता क्या है? 5G जो सर ये है क्रांति लेके आई है 5वीं पीढ़ी का। जितना जी मतलब होता है जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ये तो 5G है, ये ब्रॉडबैंड नेटवर्क के साथ नवीन अपग्रेड करता है। अपग्रेड करके ये सारे चीज़ों को लगता है ये 4G के मुकाबले ज़्यादा स्पीड चलती है। 4G से पीछे था, तेज़ी से रफ्तार डाटा चलती है। जैसे 3G बढ़ा, 3G से ज़्यादा स्पीड 4G का हुआ, 4G से ज़्यादा 5G का हुआ, 5G से ज़्यादा 6G का होगा। ये तो सिंपल सी थॉट वाली चीज़ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें आप इसको देख सकते हो, राइट। इस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसमें पूरी डिस्कशन करते हैं, ठीक है, और एक एक पॉइंट को पोस्टमार्टम की तरह लेते हैं, 360 डिग्री पे एंगल पे हम करने की कोशिश करते हैं, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखें, नेक्स्ट आर्टिकल स्पीच में नहीं है, ये आर्टिकल है। ये सबसे जो मतलब कि उदार को लेके आप देख सकते हो कि बोला गया है कि पाकिस्तान जो है उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो उदार नहीं है। ये किन के द्वारा बोला गया है? ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा बोला गया है। अब हम देखते हैं इस आर्टिकल को आप पढ़िएगा, इस आर्टिकल को पढ़ के उतना ज़्यादा फायदा होगा नहीं। हम देखेंगे एशियाई विकास बैंक के बारे में। एशियाई विकास बैंक क्या है? एशियाई विकास बैंक जो है ये ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, बहुपक्षीय विकास बैंक है। ब्रिक्स को जो है दुनिया की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उसमें से 5 देश है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देश मिलकर ब्रिक्स का बनाया गया है। 2013 में इसकी स्थापना को लेकर, न्यू डेवलपमेंट बैंक के स्थापना को लेकर विचार किया गया था, राइट। 2014 में इसकी स्थापना हो जाती है। अंत में 6ठे शिखर सम्मेलन जो हुआ था वहाँ पे इसकी स्थापना हो गई थी। इसकी स्थापना के लिए पूंजी जो है, ठीक है, $100 पूंजी के साथ इसको स्टार्ट किया गया था। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मुख्यालय उसका चीन के शंघाई में है, ठीक है, चीन के शंघाई में उसका मुख्यालय है। संगठन की जो संरचना होती है, एक अध्यक्ष होता है और 4 उपाध्यक्ष होता है। इनके जो कार्यकाल होते हैं, अध्यक्ष का कार्यकाल वो कितने दिनों का होता है? 5 सालों का कार्यकाल होता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा, जैसे आप देखेंगे कि विश्व बैंक में जिसका जितना ज़्यादा शेयर रहेगा उतनी मत की अधिकार रहेगी। जैसे मान लीजिए आपने ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा पैसा आपने, मान लीजिए कोई पार्टी हो रही है, ठीक है, ये पार्टी हो रही है, ओके, इस पार्टी में मैंने इसमें डोनेट किया 200 रुपया, आपने डोनेट किया 500 रुपया, राइट।
तो उस पार्टी में आपका कदर ज़्यादा होगा, मेरा कदर कम होगा। तो वही चीज़ है विश्व बैंक। विश्व बैंक में जिसका जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट रहेगा उसका उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक में ऐसा नहीं है। आप 10 रुपया भी क्यों ना दो, लेकिन आपको क्या रहेगा, सभी के लिए समान मताधिकार रहता है। इसमें किसी के पास वीटो या कोई ज़्यादा विशेष अधिकार नहीं होता है, राइट। इसको समझेंगे। यूपीएससी इससे पहले भी इस पे टॉपिक से क्वेश्चन बना चुकी है, राइट। चले देखते हैं अब न्यूज़पेपर के अंदर। अब आर्टिकल नहीं है इसमें, इस पेज के अंदर भी नहीं है, आप देख लेंगे। तो इस पेज के अंदर एक चीज़ आती है, इसरो जो है, इसरो आज अपनी अंतरिक्ष जो यान है उसको छोड़ने वाली है, सैटेलाइट को। तो इसके बारे में है, इसके बारे में कल, आज ये छोड़ा जाएगा तो कल डिटेल में इसका डिस्कस आएगा। तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, आज हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे। यदि आपको पढ़ना होगा तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा एक बार, राइट। तो इतना ही आर्टिकल था आज के डिस्कशन में। आज के डिस्कशन में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे द हिंदू के डिस्कशन आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन दैनिक जागरण के डिस्कशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 360 डिग्री पे हमने करना स्टार्ट किया है। तो इसको देखते हुए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।